हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल रिटन बाय नेथाली ट्रोविरॉय रीड करेंगे। यह स्टोरी ईस्ट और वेस्ट कंट्रीज के पेंटर्स की डिफरेंट फीलिंग्स को शो करती है। चाइनीज पेंटर वी डाओजी जो 8th सेंचुरी में रहता था, उसी एम्परर ने अपने महल की दीवार पर पेंटिंग बनाने के लिए अपॉइंट किया। यह उस पेंटर की लास्ट पेंटिंग थी। ऐसी कहानियां चीन के ग्रेट फिलोसोफर कन्फ्यूशियस और जुआंगजी की लिखी गई किताबों में आमतौर पर मिलती हैं। उनमें वे ये शो करते हैं कि पुराने समय में चीन में कला को किस नज़र से देखा जाता था। इसके अपोजिट एक वेस्टर्न की पेंटिंग को देखें तो एक फेमस पेंटर जो कि फ्लैंडर्स का रहने वाला था, उसने अपने ड्रैगन के पेंटिंग में आंख नहीं बनाई। यह कहानी वेस्टर्न आर्ट की पेंटिंग को शो करती है। थर्ड स्टोरी 15th सेंचुरी के अंटवर्प की है, जिसमें एक ब्लैक स्मिथ को पेंटर की बेटी से प्यार हो जाता है और पेंटर ब्लैक स्मिथ को यानी कि क्वेंटिन को अपना शिष्य बना लेता है, जो कि बाद में फेमस पेंटर बना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाओजी। वू डाओजी के बारे में एक कहानी बताई जाती है। Who lived in the 8th century, जो कि 8th सेंचुरी में रहता था। His last painting was a landscape, और उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो एक लैंडस्केप थी। Commissioned by the Tang Emperor Zhuangzong, जो कि तांग एम्परर ज़ुआंगज़ोंग सम्राट ने उसे बनाने के लिए कहा था। To decorate a पैलेस वॉल, अपने महल की एक दीवार को डेकोरेट करने के लिए यानी कि उस पर पेंटिंग बनाने के लिए बोला था। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। इसलिए पेंटर ने अपने आप को पर्दे के पीछे छिपा लिया, जिससे कि जो एम्परर है वो इस चित्र को पेंटिंग को देख सके। फॉर ए लॉन्ग वाइल, काफी देर तक द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, उस पेंटिंग के वंडरफुल सीन को देखकर उसकी प्रशंसा करता रहा यानी कि तारीफ करता रहा। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट्स, जिसमें जंगल दिखाए गए थे, हाई माउंटेन्स, ऊंचे पर्वत, वाटरफॉल्स, झरने, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, और आकाश में घूमते हुए बादल। मैन ऑन हिली पाथ्स, और पहाड़ी रास्ते पर इंसान चलते हुए। बर्ड्स इन फ्लाइट, पक्षी उड़ते हुए। लुक सर, सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा कि श्रीमान देखिए, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट, कि जो पर्वत की तलहटी में जो गुफा है उसमें प्रेतात्माओं का यानी कि आत्माओं का वास है, उसमें आत्माओं का वास है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ताली बजाता है। एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन्ड, और गुफा का दरवाजा खुल जाता है। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, अंदर का जो सीन था वो बहुत ही शानदार था, सुंदर था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, और जिसकी तारीफ के बारे में कोई भी शब्द नहीं कहे जा सकते। प्लीज लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे, पेंटर एंटर्ड द केव, और जो पेंटर बोलता है कि मुझे रास्ता दिखाने दो। किसे बोलता है? सम्राट को। और इस तरीके से पेंटर जो है वो गुफा के अंदर चला जाता है। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, परंतु जो गुफा का दरवाजा है उसके पीछे से बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, और आश्चर्यचकित यानी कि हैरान रहकर जो सम्राट जो है उस पेंटिंग को देखता रहता है, कोई भी एक शब्द नहीं बोल पाता। द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, जो पेंटिंग है वो दीवार से गायब हो जाती है। नॉट ए ट्रेस ऑफ वू डाउजीज ब्रश वाज लेफ्ट, और वहां पर यहाँ तक कि वू डाउजी के ब्रश का एक निशान तक नहीं बचता। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और इस संसार में उस कलाकार को दोबारा कभी नहीं देखा गया। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, इस तरह की कहानियां जो चाइना के क्लासिकल एजुकेशन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम, और जो कन्फ्यूशियस और जुआंगजी की जो किताबें हैं उनमें ये एक आमतौर पर ये कहानियां देखने को मिलती हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, और वे एक टीचर को यानी कि अपने स्टूडेंट को सिखाने के लिए बहुत ही मददगार साबित होती हैं। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ
द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड। और इन कहानियों के अलावा भी इनमें जो आत्मा का, अंतरात्मा का दर्शन होता है, यानी कि इन कहानियों के अलावा भी इनमें हम एक अंतरात्मा को देख सकते हैं। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, इन कहानियों में हमें देखने के लिए मिलती है। और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन। और एक दूसरी कहानी, इसके विपरीत जो दूसरी कहानी है वो एक ऐसे पेंटर की है जो कि एक ड्रैगन की आंख का चित्र नहीं बना पाता है। ही हैड पेंटेड, जो कि उसने पेंटिंग बनाई है उसमें उसकी आंख का, जो आई का चित्र नहीं बना पाता, पेंट नहीं कर पाता। फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, और उसे, क्योंकि उसे ये डर लगता है कि वह कहीं उसमें से उड़कर ना निकल जाए। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, और एक ऐसी ही कहानी मेरे जो पड़ोस में रहने वाले फ्लैंडर्स की नेटिव की है। दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग, जो कि मैंने ये देखा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न पेंटिंग की रिप्रेजेंटेटिव महसूस होती है। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Mistes fell in love with a painter daughter. 15th century Antwerp में एक पेंटर था और वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ जिसको उस पेंटर की बेटी से प्यार हो गया था। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच प्रोफेशन, और एक पिता को यानी कि ऐसे प्रोफेशन में अपने दामाद को देखना पसंद नहीं था, इसलिए वो इस रिश्ते से राजी भी नहीं था। सो क्विंटिन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। इसलिए क्विंटिन जो है उसके स्टूडियो में चुपके से घुसा और उसने उसके लेटेस्ट पैनल पर एक मक्खी की पेंटिंग बना दी। With such delicate relation that the master tried to sweat it away before he realized what had happened. और वह इतनी वास्तविक यानी कितनी सजीव लग रही थी कि पेंटर ने उसे कई बार उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो सका और वह जान गया कि क्या हुआ होगा। क्विंटिन was immediately admitted as an apprentice into his studio, और इस तरीके से क्विंटिन को पेंटर ने अपना शिष्य बना लिया और वहीं पर स्टूडियो में रख लिया। He married his beloved and went on to become one of the most famous painter of his age. और उसने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली और वह अपने युग का एक बहुत फेमस पेंटर बन गया। These two stories illustrate that each form of art is trying to achieve a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. ये दोनों कहानियाँ हमें ये बताती हैं कि किस तरीके से किसी भी चीज़ को यानी कि आर्ट को कैसे दिखाने की हर तरीके से पूरी कोशिश की गई है, और यूरोप की जो भी पेंटिंग है उनमें सजीव चीज़ों से समानता लेते हुए एशिया में यह एक सिर्फ आंतरिक इनर लाइफ का जो एक सार बताती है। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. एक चाइनीज स्टोरी में यानी कि चाइनीज पेंटर क्या करता है कि एक एम्परर जो है वो पेंटिंग बनवाता है और उसकी बाहरी तौर पर प्रशंसा करता है यानी कि तारीफ करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, परंतु एक कलाकार जो है उसे उस कला का असली महत्व बताता है यानी कि इम्पोर्टेंस बताता है। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैड कॉन्क्यूर्ड, और एक एम्परर जो है जो उसने राज्य जीता है उस पर राज्य कर सकता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नो द वे विद इन, लेकिन एक कलाकार ही उसके हर एक रास्ते को जानता है कि उस तक कैसे पहुंचा जाता है। लेट मी शो द वे द दाओ, a word that means both the path or the method and the mysterious work of the universe. Let me the show the way, मुझे रास्ता दिखाने दो। द दाओ यानी कि जो दाओवादी हैं वो उस विचारधारा में ये है कि मुझे रास्ता दिखाने दो। इस वर्ड का जो मीन्स है वो ये है कि ऐसा रास्ता जो कि मिस्टीरियस वर्क, जिसमें मिस्टीरियस वर्क है और जो कि यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। The painting is gone, but the artist has reached his goal.
पेंटिंग तो चली जाती है लेकिन जो आर्टिस्ट है वो अपने गोल तक पहुंच जाता है बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, किसी भी बाहरी दिखावे के बिना। अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। एक क्लासिकल चाइनीज यानी कि लैंडस्केप का ये मतलब नहीं होता कि जो उसका वास्तविक दिखावा है उसे ही देखा जाए, यानी कि उसे कहीं हम तरीके से देख सकते हैं। एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग में होता है। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आईज एंड लुक एट द पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सा इट। और जहां तक कि यूरोपियन पेंटर की बात है तो वह चाहता है कि आप उसकी आंखें उधार ले ले और उसी तरीके से उस लैंडस्केप को देखे, उस चीज को देखे जैसे उसने उसे देखी थी। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, उसी एंगल से जैसे वह देखता है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, और जो चाइनीज पेंटर होता है वह इस विचारधारा को नहीं मानता। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और जो उसकी लैंडस्केप होती है वह केवल रियल ही नहीं होती, आप उसमें किसी भी तरीके से यानी कि एंटर नहीं हो सकते, यानी कि आप उसे मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फील नहीं कर सकते। देन ट्रेवल इन इट, जिससे कि आप उस चीज में घूम सको। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन। जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, वो एक ऐसा रास्ता तैयार करता है जिससे आप सोच सकें और उस सोच से ऊपर जा सकें। देन बैक अगेन इन ए लीजरली मोमेंट, और आराम से वापस आ सकें। दिस इज इवन मोर ट्रू द केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रॉल, और यह हॉरिजेंटल स्क्रॉल के बारे में बिल्कुल सच बात है। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जैसे एक पेंटिंग के सेक्शन को देखने के लिए दूसरा सेक्शन नहीं दिखाई देता। देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर, और इसे देखने के लिए यानी कि दूसरी तरफ से फोल्ड करना पड़ता है। एट्स एन डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। और अगर हम किसी पेंटिंग का एक पार्ट देख रहे हैं तो वो एक डायमेंशन यानी कि समय सीमा में बांध देता है कि अगर हम सामने का पार्ट देख रहे हैं तो हमें बैक पार्ट नहीं दिखाई देगा, अगर बैक देख रहे हैं तो फ्रंट नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या है कि वो एक दूसरे से अनजान होते हैं। इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, और इसमें जो व्यूअर है, देखने वाला, उसकी सक्रियता यानी कि उसकी जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। हु डिसाइडेड एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, जो कि यह डिसाइड करता है कि वह किस गति से उस पेंटिंग को देखता है। अ पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, और जो उसकी सहभागिता होती है वह उसके फिजिकल तौर पर भी होती है और मेंटली तौर पर भी, क्योंकि एक कलाकार ये चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जब उसकी चीज को देखे, उसकी पेंटिंग को देखे, तो उसमें उसी तरीके से खो जाए जैसे वह बनाते हुए खोता है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आई। चाइनीज पेंटर कभी भी ये नहीं चाहता कि आप उसकी आंखें उधार लें, यानी कि उसकी आंखों के द्वारा देखें। He wants you to enter his mind। वह ये चाहता है कि आप यानी कि आप उसमें डूब जाओ, माइंड से डूब जाओ, खो जाओ। द लैंडस्केप इज एन इनर वन। जो लैंडस्केप है वो एक आंतरिक है, अ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक है, एंड ए कंसेप्चुअल स्पेस, और एक बिल्कुल एक ऐसी जगह जहां पर थर्ड टर्म का जन्म होता है। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंशुई, लिटरली माउंटेन वाटर। इस कंसेप्ट को जो शेंशुई से जोड़ा गया है, यानी कि शेंशुई में इस आर्ट को सेंसुई के नाम से जाना जाता है, जिसका मीनिंग है लिटरेरी तौर पर माउंटेन वाटर, यानी कि पहाड़ी झरना। विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, और दोनों ही चीजें यानी कि पर्वत भी और पानी भी क्या वो शो करते हैं लैंडस्केप को। इसके बिना, पानी और पर्वत के बिना कोई भी लैंडस्केप जो है वो अधूरी है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, यानी कि किसी भी एक इमेज के दो से ज्यादा एलिमेंट्स होना। दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि एक दूसरे को पूरक बनाते हैं। इसके बिना ये सब लैंडस्केप जो है अधूरी है। रिफ्लेक्टिंग द
डाविस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, और ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो दाववादी है, विचारधारा है, वे इसी चीज पर को मानते हैं। द माउंटेन इज यांग, द माउंटेन इज यांग, पर्वत जो पर्वत यानी कि यांग को यहाँ पर पर्वत माना गया है। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो कि बिल्कुल वर्टिकली यानी कि सीधे तौर पर खड़ा रहता है हेवन की तरफ, आकाश की तरफ। ये एक चाइनीज वर्ड है। यांग स्टेबल, स्थिर, वार्म, गर्म, एंड ड्राई, सूखा हुआ, इन द सन, सूरज की रोशनी से सूखा हुआ। वाइल द वाटर इज yin, जबकि पानी को yin शब्द से रिप्रेजेंट किया गया है। हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो कि हॉरिजेंटल है और अर्थ पर रेस्टिंग स्टेज में है। फ्लूइड यानी कि फ्लूइड में है। मॉइस्ट एंड कूल, और ऐसी स्टेज में होता है जो कि कूल है। ये सब पानी के गुण इसमें बताए गए हैं। द इंटरेक्शन ऑफ yin, द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्सल एनर्जी, और इस यूनिवर्सल एनर्जी में यानी कि जो पानी है उसको एक फेमिनाइन से कंपेयर किया गया है। जैसे एक फेमिनाइन का गुण जो होता है वो कूल होता है, मॉइस्ट होता है, और उसको अर्थ भी जाना जाता है। उसी तरीके से पानी को जो है फेमिनाइन से कंपेयर किया गया है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, और इसके विपरीत जो यांग यानी कि माउंटेन, एक्टिव एंड मैस्कुलाइन, उसको एक्टिव और मैस्कुलाइन से कंपेयर किया गया है। इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ द डाओइज्म, और दाओवादी विचारधारा में यानी कि इसी चीज को माना जाता है कि जो पर्वत है वो एक कठोर रूप में खड़ा रहता है और जो पानी है वो एक सॉफ्टनेस लिए होता है। What is often overlooked is an essential third element, और इसके अलावा जो थर्ड एलिमेंट जो कि आवश्यक है उसको अनदेखा कर दिया जाता है। द मिडिल वॉइड, मिडिल वॉइड यानी कि बिल्कुल खाली स्पेस, मध्य शून्य जिसे कहा जाता है, यानी कि जहां पर इंसान बिल्कुल रेस्टिंग प्लेस में चला जाता है, कुछ नहीं सोचता। Where their interaction take place, और जहां पर उनका इंटरेक्शन एक दूसरे से होता है। This can be compared with the yogic practice of the प्राणायाम, और इसकी तुलना एक प्राणायाम से, यौगिक अभ्यास से लिया गया है। ब्रीथ इन, सांस लेना, ब्रीथ इन सांस लो, रिटेन रोको, ब्रीथ आउट सांस छोड़ो। द सस्पेंशन ऑफ द ब्रीथ इज द void where meditation occurs, और इस तरीके से जब हम किसी भी योगा को करते हैं तो वहां पर मेडिटेशन की जरूरत होती है और शून्य को इम्पोर्टेंस दी जाती है। यानी शून्य यानी कि एक मेडिटेशन, ध्यान केंद्र जिसको बोला जाता है। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, और जो मिडिल वॉइड है वो बहुत ही एसेंशियल है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, और कुछ भी इसके बिना नहीं किया जा सके। इनके प्राणायाम में जैसे ध्यान लगाने की जरूरत होती है उसी तरीके से हर चीज में, हर प्रैक्टिस में, हर अभ्यास में ध्यान की यानी कि मिडिल वॉइड की जरूरत पड़ती है। Hence the importance of the wide unpainted space of Chinese landscape, और इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके बिना कुछ नहीं है। इसीलिए चाइनीज पेंटिंग में अनपेंटेड स्पेस, जो कि अनपेंटेड जिस स्पेस को पेंट नहीं किया गया है, बिल्कुल खाली है, उसका भी जो कि बिल्कुल सफेद है, उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत है। दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल, और यही स्टेज है, यहीं पर आकर इंसान का एक फंडामेंटल रोल प्ले होता है, यानी कि वहां से वह अपना रोल स्टार्ट करता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, और इस हेवन और अर्थ के बीच का जो स्पेस है, यानी कि माउंटेन और वाटर के बीच का जो स्पेस है, यहाँ पर हेवन जो है वो माउंटेन को बोला गया है और अर्थ किसको बोला गया है, वाटर को। He becomes the conduit of communication between both poles of the universe, और वो दोनों क्या करते हैं कि यूनिवर्स में दोनों पोल्स को मिलाने का काम करते हैं, एक कम्युनिकेशन का काम करते हैं, यानी कि एक माध्यम का जरिया बनते हैं। His presence is essential, उनकी जो प्रेजेंस है, प्रेजेंटेशन है, वो बहुत ही एसेंशियल है, यानी कि आवश्यक है, जरूरी है। Even if it is only suggested, यदि एक सुझाव के तौर पर माना जाए, far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is in Francois Cheng's wonderful expressions the eye of the landscape, और एक सुझाव के तौर पर माना जाए तो जो लॉफ्टी पीक्स हैं और जो फ्रांसिस चेंग्स
की जो सुंदर सुंदर आश्चर्यजनक जो एक्सप्रेशंस है और वह इस आई ऑफ द लैंडस्केप में उभर कर आ गई है। ये आपका आर्टिकल है गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। ये आर्टिकल बृंदा सूरी के द्वारा लिखा गया है जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था 28 अगस्त 2005 में। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। When French painter Jean Dubuffet moted the concept of the art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was the minority interest. From its almost veiled beginnings, outsider art and gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. जब फ्रेंच पेंटर, एक फ्रेंच पेंटर है जिनका नाम जीन डुबुफेट है, जब उन्होंने इस कंसेप्ट का यानी कि इस कंसेप्ट को बनाया आर्ट ब्रूट के नाम से 1940s में, तो उस समय जो पेंटर होते थे वो अनट्रेंड हुआ करते थे और अनट्रेंड पेंटर्स को ट्रेंड का नाम नहीं दिया जा सकता। उस समय पेंटिंग का इतना प्रचलन भी नहीं था, यानी कि इतना उस चीज को जाना नहीं जाता था, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार वो चीजें बढ़ती चली गई। This genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training, yet show talent and artistic insight. Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. और जो अनट्रेन्ड आर्टिस्ट थे उन्हें कलाकार की पदवी यानी कि उन्हें आर्टिस्ट का नाम नहीं दिया जाता, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट था कि जो उनका टैलेंट बाहर उभर कर आता था और उन्हें एक अच्छा स्थान दिलाता था। Around the time Dubuffet was propounding his concept in India and untutored genius was creating paradise. और इस तरीके से समय के अनुसार डुबुफेट जो थे वो एक ऐसे कंसेप्ट को मानने वाले थे कि ऐसे कलाकार जो कि अनट्यूटर्ड है यानी कि जिन्हें कोई ट्यूशन नहीं दिया जाता, बिना ट्रेनिंग के इस संसार में फैले हुए years ago little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. और चंडीगढ़ में यानी कि उन्होंने एक ऐसे गार्डन का निर्माण किया जो कि रिसाइकल मटेरियल से और रॉक स्टोन से, जो कि आज चंडीगढ़ में है। इट्स 80 years old क्रिएटिव डायरेक्टर, और इसके जो क्रिएटर हैं, डायरेक्टर हैं, वो 80 years old हैं, नेकचंद is now billed as India's biggest contributor to outsider art। और आज वो एक outsider art के contributor, बहुत बड़े contributor हैं। The fifth issue spring 2005 the Raw Vision, a UK based magazine। Raw Vision क्या है? एक UK based magazine है, pioneer in outsider art publication features नेकचंद and its rock garden sculpture women by the waterfall on its anniversary issues cover। और जब इस सालाना जो मैगजीन निकाली जाती थी तो इसके जो कवर पर यानी कि उन्होंने वुमेन बाय द वाटरफॉल, ये उनका एक टाइटल था जो कि उस मैगजीन पर छपा। द नोशन ऑफ द आर्ट ब्रूट ऑफ रॉ आर्ट, और यही यानी कि जो आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट, इन दोनों नामों से जाना जाता है, वाज द वर्क्स दैट वर देयर रॉ स्टेट एंड रिगार्ड्स कल्चर एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। और उनके जो आर्ट का प्रभाव था वो चारों तरफ फैल गया, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यानी कि हर एक जगह, सब जगह, फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार, यानी कि एक टिन से लेकर सिंक तक और एक टूटी हुई कार से लेकर कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट, यानी कि वो हर एक टूटे हुए सामान से, यानी कि कोई भी व्यक्ति होता है टूटे हुए सामान से किसी भी चीज को बना लेता है तो वो भी एक कला ही होती है। समथिंग नेकचंद हैज टेकन ए डिजिंग हाइट्स, रिकॉग्नाइजिंग his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream। और किसी भी व्यक्ति को अपना सपना पूरा करने के लिए यानी कि एक कला की जरूरत होती है, और नेकचंद जी ने भी अपनी कला के जरिए अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स। और यूनेस्को में स्विस कमीशन ने उन्हें इस सम्मान के लिए भी सिलेक्ट किया और उन्हें सम्मानित किया। द
The 5-month interactive show Realm of Neek Chand beginning October will be held at the leading museum in Switzerland, Belgium, France and Italy. और यानी कि द फिफ्थ मंथ में इंटरेक्टिव शो में रियल्म ऑफ निक चंद के नाम से एक शो होता है जो कि बिगिनिंग अक्टूबर से लेकर विल बी हेल्ड म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के म्यूजियम में चला करता है। बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली, इन जगह पर वह होता है। द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माइग्रेशन नेकचंद से। नेकचंद कहते हैं कि काफी दूर दूर से लोग जो हैं उनके गार्डन को और उनके जो क्रिएशंस हैं उनको देखने के लिए वहां पर आते हैं।